कहते हैं ससुराल वालों का दिल अगर जीतना हो तो उसका रास्ता बस एक ही है, और वो है उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते रहो। पर अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों की भी तो ज़रूरत होती है। दीक्षा की जब शादी राज के साथ तय हुई तो उसने सबसे पहले कुकिंग क्लास ज्वाइन किया, क्योंकि उसके ससुराल वालों को अलग अलग तरह का खाना बहुत पसंद था। हेलो बहू, सुना है तुमने कुकिंग क्लास जाना शुरू कर दिया है? जी माँ जी, मैं शादी से पहले सब कुछ सीख लेना चाहती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है बहू। हम सबको अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद है, पर अब मेरी उम्र हो गई है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं। पर जब तू आ जाएगी ना तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह का खाना बनाना, ठीक है? जी माँ जी, बिल्कुल। मैंने तो डायरी भी बना ली है कि आपको क्या क्या बना के खिलाना है। हम सब तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बहू। जी बस कुछ ही दिन माँ जी, इसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगी शादी करके। हर नई बहू की तरह दीक्षा भी यही सोच के अपने ससुराल आई थी कि वो सबका दिल जीत लेगी और अपने पति और ससुराल वालों को रोज़ नई नई डिशेस बनाकर खिलाएगी। शादी के बाद पहली रसोई में उसने एक मेन्यू भी बना लिया था। अरे दीक्षा, ये क्या है? ये ना मैंने आज का मेन्यू बनाया है कि आज मुझे क्या क्या बनाना है खाने में। वाह, ज़रा बताना तो आज क्या क्या बनाने वाली हो? मटर पनीर, कोफ्ते की सब्जी, टोमेटो राइस और रोटी। अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बस थोड़ा सा इंतज़ार, मैं अभी रसोई में ही जा रही हूँ, थोड़ी देर में बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ तुम्हारे हाथ के खाने का। जी। दीक्षा ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था कि वो क्या क्या बनाएगी, पर जब वो रसोई में पहुंची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी ही नहीं। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ माँ जी, रसोई में टमाटर तो है ही नहीं, और मैं जो आज बनाने वाली हूँ ना उसमें मुझे कम से कम 7 से 8 टमाटर चाहिए होंगे। 7 से 8 टमाटर? अरे बहू, तुझे पता है टमाटर 200 रुपये किलो है। नहीं नहीं, तो बिना टमाटर के ही खाना बना ले। पर माँ जी, मटर पनीर में, कोफ्ते बनाने में, टोमेटो राइस में, इन सब में टमाटर तो चाहिए ना, कैसे बनाऊँ मैं खाना? अरे तो बिना टमाटर के ही बना दे खाना, हम सब खा लेंगे, तू चिंता ना कर। एक काम कर, प्याज डालकर बना देना सब्जी, ठीक है? दीक्षा ने जो सब सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। उसे सारी सब्जियां बिना टमाटर के और प्याज के साथ बनानी पड़ी। सब लोग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे तब। दीक्षा, तुमने जब डिशेस के नाम बताए थे ना तो मुंह में पानी आ गया था, पर यह खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा। हाँ बहू, मुझे तो लगा था कि आज कुछ एकदम चटाकेदार खाने को मिलेगा, पर इन सब्जियों में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। वो पापा, आधी चीज़ें थी ही नहीं, और रसोई में सबसे महत्वपूर्ण टमाटर ही नहीं थे। अरे बहू, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बनती है। हाँ भाभी, अब आप मान लीजिए कि आपसे अच्छी सब्जी नहीं बनी। अरे कोई बात नहीं, कल से अच्छी बनाने की कोशिश करना। दीक्षा ने जो अपनी पहली रसोई के बारे में सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि बिना टमाटर खाने में स्वाद ही नहीं आ पाया था। इसलिए दूसरे दिन दीक्षा ने अपने ससुर जी से कहा, पापा आप सब्जी लेने जा रहे हैं ना? हाँ बहू, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें बाजार से? हाँ, वो ना थोड़ी टमाटर लेते आइएगा पापा। लेकर आऊँगा, तुम तब तक खाने की तैयारी करो, मैं सब्जी लेकर अब भी आया। ठीक है पापा। दीक्षा ने सोचा कि आज तो वो सबका मनपसंद और स्वादिष्ट खाना बनाकर सबका दिल जीत लेगी, और ससुर जी ने कहा भी कि वो टमाटर लेते हुए आएंगी। उसने छोले भिगोने रख दिए और पूरियाँ बना ली। सारा काम हो गया है, अब बस पापा टमाटर लेके आ जाए तो मैं जल्दी से ग्रेवी बनाकर उसमें डाल दूँगी। आज तो सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आना ही है। लगता है पापा आ गए। ये लो, सारी सब्जियाँ आ गई। पापा आप टमाटर मुझे दे दीजिए, मैं छोले बना लेती हूँ। अरे बहू, टमाटर तो मैं नहीं लाया, मुझे नहीं पता था कि टमाटर इतने महंगे हैं। वही तो, बहुत महंगे हैं जी, आपको पता नहीं होगा तभी बहू को हाँ बोल दिया होगा। पर मैंने तो छोले भिगो लिए हैं, अब क्या करूँ?
बिना टमाटर की छोले कैसे बनाऊं? अरे बहू, प्याज और पानी डालकर बना दे, खा लेंगे हम। अरे माँ जी, प्याज और पानी वाले छोले की सब्जी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अरे अब जैसे बनाना है तुम दोनों देख लो, बाकी मैं टमाटर तो नहीं लाया। दीक्षा को मजबूरन बिना टमाटर के ही छोले बनाने पड़े, पर उसे पता था कि ये किसी को पसंद नहीं आएंगे, और हुआ भी वही। अरे दीक्षा, इन छोलों में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा। बात तो तेरे सही है राज, आज तो सोचा था क्या मस्त छोले भटूरे खाएंगे, सारा मज़ा ख़राब हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिना टमाटर छोले अच्छे नहीं बनेंगे। वो तो ठीक है बहू, पर कल से तुम ऐसी सब्जी बनाना जो स्वादिष्ट भी हो और जिसमें टमाटर भी ना पड़े। ये लो, इन्हें स्वादिष्ट खाना भी खाना है और टमाटर भी नहीं लाने। क्या करूं मैं इन सब का? दीक्षा के ससुराल में अजीब ही रीत चल रही थी, ना कोई टमाटर लाने को तैयार था और उन्हें स्वादिष्ट खाना भी खाना था, और इन सब के बीच पीस रही थी दीक्षा। वो घर में जो भी बनाती हर कोई उसमें नुक्से निकालता, और दीक्षा इन सब से अब परेशान हो चुकी थी। बस बहुत हो गया, अब आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि कोई कुछ नहीं कह पाएगा। अरे वाह, क्या पनीर की सब्जी है दीक्षा बहू, खाने में मज़ा आ गया। सच में पापा, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। आज तो होटल से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाया तुमने। हाँ बहू, आज तो तुमने दिल ही जीत लिया। सच में ऐसा क्या जादू डाला है आज खाने में? बस माँ जी, कुछ नहीं, 400 रुपये के टमाटर डालें। आप सबको इतना पसंद आया है खाना, तो कल से मैं हर खाने में टमाटर डालूंगी ही डालूंगी। क्या 400 रुपये के टमाटर? अरे बहू, तू ना बिना टमाटर की सब्जी भी काफ़ी अच्छी बनाती है। क्या जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहू, तू रोज़ ना वैसे ही खाना बनाया कर, ये खाना तो बहुत भारी भारी लग रहा है। हाँ, मैं भी आजकल डाइट ही कर रहा हूँ वैसे भी। हाँ भाभी, मैं भी। आप ना वैसे ही बनाया कीजिए खाना। ठीक है, अब जैसा आप कहें। उस दिन के बाद दीक्षा जैसा भी खाना बनाती उसे कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया था कि अगर स्वादिष्ट खाना खाना है तो महंगे टमाटर भी लाने पड़ेंगे। आपको खाना है क्या स्वादिष्ट खाना? मुक्ता देखने में अच्छी खासी गोरी लड़की थी, लेकिन भाग्य में लिखा था काला संजय। शादी के बाद संजय का दोस्त एक दिन कहता है, अरे भाभी जी और तू साथ में ऐसे लगते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। संजय दोस्त की बात से बहुत निराश हो जाता है। तभी मुक्ता कहती है, अभी तो आपने हम लोगों की शादी की एल्बम नहीं देखी, उसमें तो ये और काले लग रहे हैं। तभी सास आ जाती है। हाँ, सरकारी नौकरी जो है मेरे बेटे की। वैसे बेटा, तुम्हारा क्या हुआ, 12वीं पास हुए या फिर फेल हो गए? दोस्त घबरा जाता है। आंटी जी, इस बार तो लग रहा है कि पास हो ही जाऊंगा। मुक्ता, ये ना संजय का स्कूल का दोस्त है। अब संजय तो जिला का अधिकारी बन गया, लेकिन ये वही स्कूल में ही रह गया। वो क्या है ना, पूरे शहर में पहला नंबर था मेरे संजय का। संजय माँ को प्यार से देखता है। दोस्त वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन दोस्त के जाने के बाद, देख मुक्ता, कोई और तेरे पति की बुराई कर रहा है तो तुझे बात संभालनी चाहिए थी, ना कि खुद भी पति की बुराई करो। वैसे भी तुम्हारे पापा ही पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो, वरना मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि ना पैसे की ना लड़की की कोई कमी नहीं थी। अरे माँ, रहने देना, क्या बात लेकर बैठ गई? सासू माँ, वैसे मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, जो सच है वही तो बता रही थी। वो तो मैं थोड़ी मोटी थी, वरना लड़कों की कमी मेरे घर में भी नहीं थी, रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। मुक्ता वहाँ से चली जाती है। फिर एक रोज मुक्ता मायके जाती है, जहाँ चाचा का बेटा कहता है, क्या मुक्ता दीदी, पता नहीं ताऊ जी ने क्या देखकर आपकी शादी काले लड़के से कर दी। अरे क्यों, क्या कमी है हमारे दामाद में? बस रंग ही तो थोड़ा दबा है। थोड़ा? कैसी बात कर रही हो माँ, पक्का रंग है, पक्का।
और माँ सास की जबान तो ऐसे चलती है जैसे पता नहीं कौन सी हेमा मालिनी चाहिए थी उन्हें अपने बेटे के लिए। तभी पिता आ जाते हैं। अरे मुक्ता आई है क्या? वैसे क्या लाई हो मुक्ता? पापा घर के लिए बड़ा टीवी लाई हूँ। घर में टीवी नहीं था तो सोचा टीवी ही ले जाऊं। अरे लेकिन बेटा पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे कोई छोटी रकम तो नहीं है। अरे पापा बहुत पैसा है हम लोगों के ससुराल में, तो थोड़ा सा मैंने ले लिया तो क्या हो गया। मुक्ता आए दिन मायके में ससुराल का धौंस जताने के लिए महंगे महंगे तोहफे लाती। फिर एक दिन, अरे माँ, ये मेरी चेकबुक के बीच बीच के पेज कैसे फटे हैं और चेक गायब है? अरे तो क्या हो गया, तेरी साइन तो नहीं है ना? माँ, मैं एडवांस में साइन करके कुछ चेक रख लेता हूँ कि कभी घर में ज़रूरत पड़े तो मैं चेक करता हूँ अपना अकाउंट। संजय देखता है कि उसके बैंक से कई बार पैसे निकले हैं जिसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ। पास खड़ी मुक्ता के सर से पसीना टपकने लगता है। सास समझ जाती है कि मामला क्या हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो। जब पुलिस का डंडा चोर की पीठ पर धाए धाए पड़ेगा ना तो पता चलेगा चोरी क्या होती है। मुक्ता ये बात सुनकर रोना शुरू कर देती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुक्ता, तुम? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तुम ऐसे ही पैसे मांग लेती मुझसे। मैं कुछ घर वालों को देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ की बोलियों से डर गई कि कहीं वो बवाल ना कर दे। मेरे कंधे पर रख कर अपने गुनाह ना छुपा बहू। गुनाह? कैसा गुनाह? गुनाह? पुलिस तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। अरे पति के पैसे पर हर औरत का अधिकार होता है, समझी? क्या कहता कोई मुक्ता का बदला रूप देखकर। सास भी हैरान रह जाती है। अरे ठीक है, लेकिन देखो, मुझे फालतू के खर्चे पसंद नहीं है मुक्ता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे फिर से पैसे खर्च करो। मुक्ता मन मारकर रह जाती है, लेकिन शौक शौक कहाँ कम होने वाले थे। एक दिन, अरे भाभी वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या आप मुझे 10,000 दे सकती हैं? मैं दे दूंगी आपको वापस, इनकी सैलरी आ जाएगी तब। अरे हाँ हाँ मुक्ता, क्यों नहीं। वैसे भैया तो इतना अच्छा कमाते हैं, ऊपर से कोई फालतू शौक भी नहीं, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे आन पड़ी? अरे वो क्या है ना भाभी, आप तो जानती हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि पति को बता नहीं सकते। पड़ोसन मुक्ता को पैसे दे देती है। कुछ दिन बाद, अरे कल्लू कैसे हो, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे मुक्ता दीदी, शादी के बाद मायके कम आती हैं आप, इसलिए। चाची से तो आपका हाल मिलता रहता है। हाँ हाँ, माँ बता रही थी कि तुम पूछते हो। अरे कल्लू ये बताओ, तुम तो ब्याज में पैसा देते हो मैंने सुना है। हाँ हाँ दीदी, बोलो कितना पैसा लगा दे तुम्हारा मार्केट में? अरे नहीं नहीं, पैसा लगाना नहीं है, बल्कि पैसा चाहिए ब्याज में। अरे काहे मजाक कर रही हो दीदी, इतना तो जीजा कमाई लेते हैं कि तुमको कोई कमी ना रहने दे। अरे जैसे शक्ल से काले हैं ना, वैसे दिल के भी काले हैं। अरे छोटी छोटी जरूरत के लिए भी भिखारी की तरह अपने ही पति से मांगना पड़ता है, ऊपर से सास की मंजूरी, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, ये सब झेलना। अरे कुछ पैसा दिला दो ना ब्याज पर। पर दीदी ब्याज कहाँ से दोगी? मोटा पैसा लगता है ब्याज का। अरे उसकी चिंता ना कर, वो तो मैं दे दूंगी। तुम ना मुझे 1 लाख दे दो। हाँ, लेकिन 5,000 महीना देना होगा। तुम मोहल्ले की बेटी हो, इसलिए गारंटी में कुछ मांग नहीं रहा हूँ। अरे हाँ हाँ ले लेना, पैसा दे दो बस। कल्लू मुक्ता को पैसे दे देता है। मुक्ता उन पैसों से अपने मायके वालों और सहेलियों के बीच झूठा दिखावा और शान दिखाती है। एक सहेली कहती है, मुक्ता तेरा पति भले ही काला है, लेकिन ऐश तो पूरी करती है। हाँ लेकिन क्या करे, काला पति है ना, कहीं ले जा नहीं सकती। सहेलियों को मुक्ता की बात अजीब लगती है। फिर अगले ही महीने कल्लू का फोन मुक्ता के पास आता है। अरे मुक्ता, वो ब्याज के पैसे का वक्त हो गया है।
हाँ हाँ कल्लू, मैं दे देती हूँ। देख ऐसे ना फोन मत किया कर। ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना। हाँ। मुक्ता पति की जेब से पैसा चुराती है, जिसे संजय देख लेता है। ये क्या हरकत है मुक्ता? पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे जैसे काले आदमी से शादी हो गई। पैसे पैसे के लिए भी तरस गई हूँ मैं। अरे लेकिन तुम्हें क्यों पैसे चाहिए, बता तो दो। इतने पैसे तो तुम्हारे पास होते ही हैं कि जरूरत की चीजें ले सको। मुक्ता अब जैसे तैसे कल्लू का ब्याज देती, कभी किसी से उधार मांगती, कभी किसी से। लेकिन फिर एक दिन, देखो मुक्ता, मुझे 10 दिन के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगा। मुक्ता घबरा जाती है और अपने मायके चली जाती है। अरे संजय, बहू रोते रोते मायके गई है, जरा जाकर देख तो क्या हो गया। संजय भी मुक्ता के पीछे उसके मायके चला जाता है, जहाँ वो बाहर खड़ा होता है और अंदर मुक्ता माँ से कह रही होती है, माँ मैंने काले आदमी से शादी करके ठीक नहीं किया। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। वो लोग मेरा कोई ख्याल नहीं रखते, मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। माँ, मैंने अपने मोहल्ले की कल्लू से 1 लाख लिए थे, वो तुम वापस कर दो, वरना वो मेरे ससुराल जाएगा। माँ कुछ कहने जा रही थी कि संजय वहाँ आता है। मुक्ता, ये बात तुम मुझे बताती तो मुझे अच्छा लगता कि एक बीवी ने अपने पति से मन की बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। खैर, मैं जा रहा हूँ। मैंने कल्लू के पैसे भी दे दिए हैं। काला होना मेरा गुनाह नहीं है। अरे रुकिए तो जमाई जी, माना मेरी बेटी गोरी है, लेकिन इसका मन काला है। आप जैसा नेक आदमी तो किसी अच्छी लड़की के ही लायक है। मुक्ता, तुम भले गोरी हो, लेकिन तुम्हारे कर्म बहुत काले हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ गई। जो पति प्यार और इज्जत दे, उसका रंग हर उस आदमी से अच्छा है जो अपनी बीवी को पैर की जूती समझता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ। कहते हैं शराब का नशा और पैसों का गुरूर दोनों ही बनते रिश्ते बिगाड़ने और बसा बसाया घर तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ बिहार के सारण जिले के छपरा गांव की रहने वाली लीलावती के साथ भी होता है, जब वो अपने लड़के रितेश के लिए लड़की देखने जाती है। हमें हमारे बेटे रितेश के लिए आपकी बेटी शोभा बहुत पसंद आई है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम रिश्ता पक्का समझे। बिल्कुल पक्का समझिए आप इस रिश्ते को। हम तो कहते हैं अभी इनकी चट मंगनी पट ब्याह करा देते हैं। तो फिर देर किस बात की है? आज से ठीक 2 दिन बाद ही हम इनकी शादी करा देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? जैसी आपकी इच्छा। हम तो जब आप कहो तब शादी कराने को तैयार हैं। शोभा हमारी इकलौती बेटी है, इसकी शादी के बहुत से अरमान हैं हमारे। इसकी शादी तो हम बहुत धूमधाम से ही करेंगे। ठीक 2 दिन बाद लीलावती रितेश और शोभा की शादी करा देती हैं। शादी के दिन लड़की वालों की तरफ से 8 ट्रक भरकर दहेज आता है, जिसे पहले तो लीलावती लेने से इनकार कर देती हैं, लेकिन बाद में लड़की वालों की जिद के आगे झुककर लीलावती जी दहेज के लिए मान जाती हैं। शादी के अगले दिन सभी लोग लीलावती के घर दुल्हन देखने आते हैं। अरे वाह लीलावती, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। तेरे तो भाग्य चमक गए ऐसी बहू पाकर। हाँ लीलावती, कहाँ से ढूंढ कर लाई है इस कोहिनूर के हीरे को, जो तन मन और धन हर तरफ से धनी है। सभी लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर शोभा मन ही मन इतराने लगती है। उसे खुद के रूप और दौलत पर अभिमान होने लगता है। इसी तरह उसमें धीरे धीरे गुरूर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, शोभा बिटिया कहाँ हो? जरा चाय तो बना कर ला दो बेटा। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना बना कर थक चुकी हूँ। मुझसे नहीं होती अब आपकी जी हजूरी। सुबह से 2 बार चाय बना चुकी हूँ, लेकिन आपके तो नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कैसी बात कर रही है बहू तू? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? सुबह से मैंने तो तुझे 1 बार भी चाय बनाने के लिए नहीं कहा। तूने खुद अपनी मर्जी से दोपहर में चाय लाकर दी थी मुझे। तो जब 1 बार चाय पी ली है ना, तो दोबारा क्यों मांग रही हैं? मुझे मेरी माँ ने यहाँ आपके लिए चाय बनाने के लिए नहीं भेजा है, जो 24 घंटे आपके ही पीछे घूमती रहूं।
इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है, जिसके बाद लीलावती अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। उसे शोभा की बातें बेहद चुभ जाती है। मन ही मन उसे शोभा को अपनी बहू बनाने पर पछतावा होता है। थोड़ी देर बाद लीलावती का बेटा रितेश घर आता है और अपनी माँ को दुखी देखकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी दुखी क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, आजकल शोभा का बर्ताव कुछ अटपटा सा हो गया है। वो बहुत बदल चुकी है, अब ठीक से बात तक नहीं करती। माँ, ये घर उसके लिए नया है ना, इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। थोड़े दिनों बाद अपने आप ढल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। रितेश की बात सुनकर लीलावती को थोड़ी शांति मिलती है। अब रितेश अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहां वो देखता है कि शोभा बिस्तर में बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है। अरे शोभा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो और बाहर माँ अकेले काम कर रही है? जाओ जाकर माँ का थोड़ा हाथ बटा दो। रितेश की बात सुनकर शोभा आग बबूला हो जाती है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह से रात तक घर के कामों में ही लगी रहूंगी। अगर इतनी ही परवाह है ना अपनी माँ की, तो कोई नौकरानी रख लो। घर में ये दिन में 4 टाइम चाय बनाना, खाना बनाना और फिर बर्तन धोना, मुझसे नहीं होगा ये काम। काम नहीं कर सकती तो मत करो, कम से कम टीवी तो मत देखो। माँ देखेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि तुम यहाँ मौज कर रही हो और वो अकेले काम कर रही हैं। ये टीवी कोई तुम्हारी माँ का नहीं है जो मैं इसे ना देखूं। ये मेरी माँ ने दहेज में दिया है और इस पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं जब चाहूँ इसे देखूंगी और जब मन करेगा तब बंद करूंगी। तुम मुझे कुछ ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। इतना कहकर शोभा फिर से टीवी देखने लग जाती है और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है। रितेश अपना मुंह लटकाकर कमरे से चला जाता है। शाम के समय लीलावती के घर कुछ मोहल्ले वाले आ जाते हैं, जिनके लिए लीलावती शोभा के मायके से आए हुए लड्डू ले आती है और 2-2 लड्डू सभी को खाने के लिए दे देती है। शोभा की नजर इन सब पर पड़ जाती है। वो लीलावती की तरफ आकर कहती है, ये सब क्या है मम्मी जी? आपने सारे लड्डू अपने मेहमानों को ही बांट दिए। जानती भी है कितने महंगे लड्डू थे ये। अरे तो क्या हुआ बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड्डू ही तो है। अगर तुझे पसंद है तो मैं रितेश से कहकर तेरे लिए मार्केट से मंगवा दूंगी बेटा। जितनी आपकी बेटी की तनख्वाह है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगे हैं ये लड्डू। जानती है, बाजार में इनकी कीमत 2000 रुपए किलो से कम नहीं होगी। शुद्ध देसी घी में बने 24 कैरेट सोने के बरख लगे लड्डू हैं ये। और आपने सारे लड्डू इन लोगों में ऐसे बांट दिए जैसे कोई दान करके गया है आपको। तू ऐसे क्यों बोल रही है बहू, ये हमारे मेहमान हैं और घर आए मेहमान को खाली पेट वापस नहीं भेजते। लीलावती और शोभा की ये बातें उनके घर में आए मेहमान भी सुन रहे होते हैं। मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। बस आज से आप मेरे मायके से आए किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगी, वरना मैं अपनी माँ को फोन करके सब बता दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई मुझसे। आज से मैं तेरे मायके से आए किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब खुश? इतना कहकर शोभा जी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि लीलावती, ये सब क्या है? हमने तो तेरी बहू की काफी तारीफें सुनी थी, लेकिन ये तो तारीफ के काबिल तक नहीं। सच में लीलावती, तेरी बहू तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। तो आज तक तो हमने इसकी सिर्फ बाहरी सुंदरता देखी थी, लेकिन आज हमने इसका ये कुरूप भी देख लिया। अरे क्या करना है ऐसी बहू का जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो? आखिर गुण और संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है और दिल की भी साफ है। आप लोग उसे गलत समझ रहे हो। आज जरा उसके सिर में दर्द है ना, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है, वरना जब से वो इस घर में आई है सारा काम अकेले वो खुद करती है। मुझे तो एक बर्तन तक नहीं उठाने देती। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो शोभा जैसी बहू मिली है मुझे। अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव और सख्त बातें करने के बाद भी उनके मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर शोभा हैरान रह जाती है। मम्मी जी के पास मेरी चुगली और बुराई करने का कितना अच्छा मौका था, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उल्टा सबके सामने मेरी झूठी तारीफ कर रही हैं, जिससे मोहल्ले और लोगों के बीच में मेरा नाम बदनाम ना हो।
ये मैं क्या कर रही हूँ? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। वो तुरंत भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। आधे घंटे बातचीत करने के बाद सारे मेहमान लीलावती के घर से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद लीलावती फिर से अपने काम में जुट जाती है और रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शोभा भी रसोई में आती है और अपनी सास लीलावती को काम करते देखकर कहती है, माँ जी आप रहने दीजिए, आज रसोई मैं संभाल लूंगी। आप सुबह से काम कर रही हैं, अब थक गई होंगी। अरे नहीं नहीं शोभा बिटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ खास काम भी नहीं है रसोई में। तो अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बेटा। ये आप कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आप इस तरह काम करेंगी और मैं जाकर आराम करूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, यहाँ का काम मैं कर लूंगी। अचानक बहू का ऐसा बदला स्वभाव देख लीलावती हैरान रह जाती है और बहू के बार बार बोलने पर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद शोभा सारा काम करने लगती है। अगले दिन सुबह लीलावती रसोई की तरफ जा रही होती है कि वो देखती है शोभा उससे पहले ही रसोई में पहुंच चुकी थी। अरे शोभा बिटिया, तू इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती तेरे लिए। माँ आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। ये मेरा भी तो घर है और वैसे भी मैं आपके लिए चाय बनाने आई थी। आपको सुबह के समय चाय पीने की आदत है ना, इसलिए। आदत तो है, लेकिन मैं खुद बनाने के लिए आ ही रही थी। तू परेशान मत हुआ कर बिटिया, तू बस खुशी खुशी हमारे साथ रह, यही मेरे लिए काफ़ी है। माँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है, जो मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं और मेरी परवाह करती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने पिछले दिनों आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की है। मुझे अपने रूप और दौलत पर गुरूर होने लगा था, जिसने मुझे अंधा बना दिया, और उसी पैसों के घमंड में मैं ये अनमोल प्यार को किनारे कर बैठी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, उससे कहे तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलते बोलते शोभा जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सास लीलावती के पैरों में गिर जाती है। लीलावती शोभा का ऐसा बर्ताव देखकर परेशान हो जाती है और शोभा को उठाते हुए कहती हैं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बहू। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुझे एहसास होगा, और देख आज तुझे प्यार और पैसों के बीच के फासले का एहसास हो ही गया। थोड़ी देर से ही सही तुझे अकल आ गई, वही मेरे लिए काफी है। अब तो रो मत बिटिया। लीलावती के इतना कहते ही शोभा झट से उनके गले लग जाती है और अब शोभा मायके से आने वाली हर चीज को वापस मायके भेज देती है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है।